नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग अच्छे हैं, मस्त होंगे। तो देखिए यहाँ पे जो एक टॉपिक लिए हैं, पादप जगत का वर्गीकरण, जिसको क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जाना जाता है। ये हर प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न अक्सर बनते रहते हैं। तो जितने भी अभ्यर्थी जो अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उनके लिए ये जो टॉपिक रखी गई है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं इस चैनल पर सारे जो प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही है उसके अकॉर्डिंग प्रश्न आप लोगों को डेली कराएंगे, चित्र के माध्यम से समझेंगे, विस्तार से समझेंगे। तो आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न पहला। यहाँ पे आप लोग अगर देख लीजिएगा, प्रश्न अगर पहला कह रहे कि निम्नलिखित में से किसे वर्ग की क्या पितामह कहा जाता है, वर्ग की का पितामह किसे कहा जाता है। तो हम लोग सी ऑप्शन को टिक करेंगे, लिनियस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लिनियस को कहा जाता है। समझ में आ गया। वर्गिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो वर्गिकी का जो पिता है वह लिनियस हो जाएंगे। समझ में आ गया। अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पे जो मैंने डायग्राम लिया है, यहाँ पे जो चित्र लिए हैं, ये अरस्तु का फिगर है। किसका फिगर है? तो ये अरस्तु का फिगर है। और यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो ये लिनियस का फिगर हो जाएगा। पहले थोड़ा सा हम लोग अरस्तु के बारे में अच्छे से विस्तार से समझ लेते हैं कि अरस्तु कौन थे। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो है अरस्तु जो थे एक प्राचीन यूनानी दार्शनिक और बहुश्रुत थे, ठीक है। इनका जन्म जो था अस्टेगेरिया नामक नगर में हुआ था। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? अस्टेगेरिया नामक जगह पे हुआ था। ये जो थे प्लेटो के शिष्य और सिकंदर के गुरु थे। ये जो थे अरस्तु जो थे ये प्लेटो के शिष्य थे। प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से प्लेटो के शिष्य कौन है। तो आप लोग को अरस्तु टिक करना होगा। और सिकंदर के गुरु भी थे कौन? अरस्तु। समझ में आ गया। आगे देखिए, लिनियस के बारे में हम लोग थोड़ा सा ध्यान से समझ लेते हैं। लिनियस जो कार्ल लिनियस इनका पूरा नाम है, कार्ल लिनियस। इनका जन्म की बात करेंगे तो 1707 में इनका जन्म हुआ और 1778 में इनका मृत्यु हो गया था। यह स्वीडिश वनस्पति शास्त्री, चिकित्सक और जीव विज्ञान थे। कौन? लिनियस थे, जिन्होंने द्विपद नामकरण की आधुनिक अवधारणा की नींव रखी थी। द्विपद नामकरण की आधुनिक अवधारणा की नींव किसके द्वारा रखा गया था? तो लिनियस के द्वारा रखा गया था। समझ में आ गया। दोस्तों, अगर आप लोगों को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप लोगों को सारे क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। आप लोग को सुबह में भी करंट अफेयर्स मिलेगा और आप लोग को जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उससे प्रश्न आप लोगों को कराएंगे, समझा कर कराएंगे, जिससे आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। प्रश्न बढ़ेंगे हम लोग दूसरे नंबर पर। अभी आप लोगों को देखिए दूसरा जो प्रश्न बताए हैं कि द्विम नाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है। द्विम नाम पद्धति जो है इसके प्रतिपादक कौन है। तो अभी जस्ट आप लोग को बताए हैं कार्ल लिनियस है, ये द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक माने जाते हैं। इनके द्वारा ही द्विनाम पद्धति जो है इसका नींव रखा गया था। आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पे जो द्विनाम पद्धति है ये जीवों जैसे जंतु और वनस्पति के नामकरण की पद्धति जो है मानी जाती है और इसके वैज्ञानिक हो जाएंगे लिनियस हो जाएंगे। समझ में आ गया। प्रश्न बढ़ेंगे हम लोग तीसरे नंबर पे। यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न है कि सिस्टेमा नेचुरा किसकी जो है पुस्तक है। सिस्टेमा नेचुरा जो है ये किसकी पुस्तक है? बहुत सुंदर सा ये प्रश्न है। तो ये भी लिनियस की ही पुस्तक हो जाएगा। किसकी पुस्तक हो जाएगा? ये जो पुस्तक है ये लिनियस की पुस्तक है। आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, सिस्टेमा जो नेचुरी है ये कार्ल लिनियस के द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध पुस्तक है। इन्होंने स्पीसीज प्लांटेरम, स्केंस्कारेजा, जेनरा प्लांटेरम भी लिखा है। जो इनकी पुस्तक जो है इस पुस्तक का यहाँ पे विवरण दिया गया है जो प्लांटेरम हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे स्केंस्का रेजा, जेनेरा प्लांटेरम, ये जो है इनकी स्पीसीज है पुस्तक है। कार्ल लिनियस को आधुनिक
वर्गीकरण के जनक के रूप में भी जाना जाता है। कार्ल लिनियस जो हो जाएंगे, इनको आधुनिक वर्गीकरण के जनक के रूप में भी जाना जाता है। किसको? तो कार्ल लिनियस को जाना जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न चौथा, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे जो चौथा प्रश्न है कि पुष्पी पादपों को रखा जाता है, जो पुष्पी पौधे होते हैं उनको रखा जाता है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी ऑप्शन को सही करेंगे, फेंड्रोगेम्स में रखा जाता है। जो पुष्पी पादप होते हैं उनको कहाँ पे रखा जाता है? तो फेंड्रोगेम्स होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं क्रिप्टोगेम्स, फेंड्रोगेम्स, बायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सारी चीज़ अलग होते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग धीरे धीरे सारी चीज़ के बारे में समझ लेंगे कि क्रिप्टोगेम्स क्या होते हैं, फेंड्रोगेम्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। देखिए क्रिप्टोगेम्स के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। क्रिप्टोगेम्स में आते हैं कि वे पौधे या वे पौधे जैसे जीव में आते हैं, जैसे कह सकते हैं फर्न, इसके बाद काई, शैवाल और कवक, जो बीजाणुओं द्वारा प्रजनन करते हैं। जो बीजाणु जो होते हैं, बीजाणु फूल के अंदर, वह बीजाणु द्वारा प्रजनन करते हैं और फूल या बीज पैदा नहीं करते हैं, तो उसे हम क्रिप्टोगेम्स जो है नाम से जानते हैं। तो आप फिगर में देख सकते हैं, ये जो आप देख सकते हैं, ये जो फर्न हो गया, काई भी देखे होंगे आप लोग, जो तालाबों में लग जाता है, चाहे घर के जो फर्श होते हैं, बारिश होती है, पानी का जो जमाव हो जाता है तो वहाँ पे काई हो जाते हैं। उसी को हम लोग अगर विज्ञान के अनुसार देखेंगे तो उसका नाम जो हो जाएगा क्रिप्टोगेम्स हो जाएगा। समझ में आ गया? ये जो होते हैं बीजाणुओं द्वारा प्रजनन करते हैं, इसके अंदर जो है किसी भी प्रकार का बीज नहीं होता है, इसी को हम क्रिप्टोगेम्स के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया? क्रिप्टोगेम्स में आपको अगर जैसे में याद रखना होगा तो एक प्रकार का पौधा देखिए, यहाँ पे जो फर्न दिया गया है, इसके बाद काई हो जाएगा, शैवाल हो जाएगा और कवक हो जाएगा। समझ में आ गया? आगे देखेंगे, देखिए इसके बाद फेंड्रोगेम्स के बारे में देखिए। फेंड्रोगेम्स में क्या होते हैं? तो फेंड्रोगेम्स में वे पादप या पौधे होते हैं जो बीज पैदा करते हैं। क्या करते हैं? जो बीज पैदा करते हैं। देख सकते हैं आप लोग फिगर में, ये जो पौधा है देखिए, इसके अंदर जो ऊपर की कली है, यहाँ पे बीज पैदा कर सकता है। अगर हम लोग बीज को पुनः हम लोग ले जाकर जो मिट्टी है उसमें मतलब बो देते हैं, तो यह फिर से यह पौधा का रूप धारण कर सकता है। तो ये देख सकते हैं जो पुष्पविद्ध होते हैं, ये दो वर्गों में इसको बांटा गया है फेंड्रोगेम्स को। अनावृत बीजी, जिसको जिम्नोस्पर्म कहा जाता है, ये भी बहुत सारे विद्यार्थी का यहाँ पे भटकन हो जाता है। अनावृत बीजी और आवृत बीजी, ये दो प्रकार के होते हैं। एक को जिम्नोस्पर्म कहा जाता है और एक को एंजियोस्पर्म कहा जाता है। तो जिम्नोस्पर्म याद कीजिएगा अनावृत बीजी और एंजियोस्पर्म याद कीजिएगा आवृत बीजी। समझ में गए? आगे देखेंगे ब्रायोफाइटस के बारे में। देख लीजिए यहाँ पे जो ब्रायोफाइटस है, ब्रायोफाइटस जो होता है ये वनस्पति जगत का एक बड़ा वर्ग होता है। एक बायोफाइटस जो है ये वनस्पति जगत का एक बड़ा वर्ग होता है और इसके अंतर्गत जितने भी पौधे हैं, ये सारे पौधे जो होते हैं इसी के अंतर्गत आते हैं। सारे पौधे किसके अंतर्गत आते हैं? तो सारे पौधे जो होते हैं ब्रायोफाइटस के अंतर्गत आते हैं। इसमें बात करेंगे, इसमें वास्तविक संवहन ऊतक नहीं होते हैं। इसके अंदर जो होते हैं वास्तविक संवहन ऊतक नहीं होते हैं। किसके अंदर? तो ब्रायोफाइटस के अंदर। जैसे अगर बात करेंगे ब्रायोफाइटस में कौन कौन से पौधे आ सकते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे मोसेस, इसके बाद हॉर्नवर्ट, इसके बाद बात करेंगे लीवरवर्ट। ये सारे जो हो जाएंगे ब्रायोफाइटस के पौधे हो जाएंगे, ब्रायोफाइटस के अंतर्गत आएंगे। समझ में आ गया? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी फिगर में देख सकते हैं, ये ब्रायोफाइटस जो होते हैं जितने भी वनस्पति जगत हैं उनके सबसे बड़े वर्ग होते हैं और इसके अंतर्गत सारे पौधे आते हैं। समझ में आ गया? अब आप लोग कभी नहीं भूलिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि यह संसार के हर भूभाग में पाया जाता है। ब्रायोफाइटस जो होते हैं, फाइटा जो होता है, ये संसार के हर भूभाग हर जगह पाया जाता है, परंतु ये जो मनुष्य के किसी भी विशेष उपयोग में नहीं आता है। ये जो ब्रायोफाइटा होता है ये हम लोगों के काम में नहीं आता है और ये सारे जगह उपलब्ध है। समझ में आ गया? प्रश्न बढ़ेंगे आगे।
यहाँ पे जो प्रश्न 5 है कि अपुष्पी पादपों को रखा जाता है, अपुष्पी पादपों को क्रिप्टोगेम्स में रखा जाता है। कहाँ पे रखा जाता है? तो क्रिप्टोगेम्स में रखा जाता है। समझा दिए हैं आप लोगों को। 6 नंबर प्रश्न देखेंगे। 6 नंबर प्रश्न है कि वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या होती है? तो वर्गीकरण की आधारीय जो इकाई होती है वह होती है स्पेसीज होती है। वह क्या होती है? स्पेसीज। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या होती है दोस्तों? तो उसकी इकाई स्पेसीज प्राणी होते हैं। आगे बढ़ेंगे प्रश्न पे 7 पे। 7 नंबर प्रश्न है कि हाइड्रोफाइटस होते हैं, हाइड्रोफाइटस होते हैं। तो हाइड्रोफाइटस जो होते हैं एक प्रकार के जलीय पौधे होते हैं। हाइड्रोफाइटस एक प्रकार के जलीय पौधे होते हैं। ध्यान से देखिएगा, आप लोग को बताते हैं फिगर के माध्यम से। हाइड्रोफाइटस, हाइड्रोफाइटस आप फिगर में देख सकते हैं। हाइड्रोफाइटस जो है एक ऐसे पौधे हैं जो केवल पानी में रहते हैं। पानी में केवल जो पौधे रहते हैं उसको हाइड्रोफाइटस के नाम से जानते हैं। वे जो है जलीय वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित हो जाते हैं, इसलिए वे जल में रहते हैं। जैसे हम लोग जो है जिस इन्वायरमेंट में रह जाते हैं उसी के अनुसार अनुकूलित हो जाते हैं। अगर मान लीजिए हम लोग जो है पानी के अंदर नहीं रह सकते हैं, ज़्यादा देर तक पानी के अंदर नहीं रह सकते हैं, हमारा जो शरीर बनावट जो है शुरू से पानी के अनुसार अनुकूलित नहीं हो सकता है। हम लोग पृथ्वी पर रह सकते हैं, ठीक है। अगर मछली की बात करेंगे तो मछली पानी के अनुकूलित हो जाएगी, क्योंकि वह जो है पानी के अंदर पहले से ही उसका सारा चीज़ जो बनावट है, इन्वायरमेंट जो उसका मिला है वह उसी के अनुकूलित है। तो इसीलिए जो हाइड्रोफाइटस पौधे होते हैं ये केवल पानी के ही अंदर रहते हैं, ये उसी के लिए अनुकूलित होते हैं। जैसे वे तालाबों, नदियों, धाराओं, झीलों, जलाशय, वेटलैंड, ये सारी जगह क्या होते हैं? उपलब्ध होते हैं, सारी जगह पाए जाते हैं। तो हाइड्रोफाइटस का बारे में जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके अंदर हाइड्रिला, वैलीसिनेरिया, ये सारे जो हैं हाइड्रोफाइटस के एग्जाम्पल हो जाएंगे। समझ में आ गया? आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे जो प्रश्न 8 है कि दिवनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधे के नामों को 2 शब्दों में लिखना। दिवनाम जो पद्धति अभी आप लोग पढ़े हैं उसमें बताया गया है कि पौधे के नामों को 2 शब्दों में लिखना जो क्या बताते हैं, तो एक वंश और जाति दोनों को बताते हैं। दिवनाम पद्धति जो होते हैं ये वंश और जाति दोनों को बताते हैं। और दिवनाम पद्धति जो है इसके प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक लिनियस हो जाएंगे। इसके प्रतिपादक कौन हो जाएंगे? तो लिनियस हो जाएंगे। समझ में आ गया? बढ़ेंगे प्रश्न हम लोग 9 पे। यहाँ पे जो 9 प्रश्न है कि जिन पौधे पर बीज बनते हैं, किंतु पुष्प नहीं लगते, वे डैश कहलाते हैं। अच्छा सा प्रश्न, सुंदर सा प्रश्न है। तो उसे अनावृति बीजी के नाम से जाना जाता है। उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे अनावृत बीजी के नाम से जाना जाता है। जिस पौधे पर बीज बनते हैं लेकिन उस पर फूल नहीं होते हैं, उसे अनावृत बीजी के नाम से जाने जाते हैं। 2 बीज होते हैं यहाँ पे, एक आवृत बीजी और एक अनावृत बीजी। दोनों हम लोग ध्यान से समझ सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए फिगर में, जिन पौधे के बीज फलों के अंदर ढके रहते हैं, जिन पौधे के बीज फलों के अंदर ढके रहते हैं उन्हें आवृत बीजी कहते हैं। समझ में आ गया? आगे बात करेंगे जो अनावृत बीजी, ये जो होते हैं वृक्षों का सबसे बड़ा उदाहरण। जो अनावृत बीजी हैं इसके सबसे बड़ा उदाहरण जो होते हैं कोणधारी होते हैं। इसके अंतर्गत चीड़ आता है जिसको पाइन बोल जाता है, 40 पत्र जिसको ईव, प्रसलल, स्प्रूस, सनोबर, फर और देवदार का जो वृक्ष होता है सीडर, ये सारे जो हैं अनावृत बीजी के अंतर्गत आते हैं। समझ में आ गया? आगे बढ़ेंगे हम लोग। 10 नंबर प्रश्न है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो जीवाणु की खोज सर्वप्रथम लीवेनहॉक के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? तो लीवेनहॉक के द्वारा। 11 देखिए प्रश्न, सुंदर सा प्रश्न है। 11 प्रश्न है कि जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो यहाँ पे देखेंगे तो सभी जीवाणु स्वयं पोषी होते हैं। ये बिल्कुल गलत बोला गया है कि सभी जीवाणु जो होते हैं स्वयं पोषी नहीं होते। सभी विषाणु विविध पोषी होते हैं।
ये भी क्या है, गलत बोला गया है, लेकिन हम लोग को सही करना है। तो अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वयं पोषी भी होते हैं। तो ये जो ऑप्शन सी लग रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। सभी जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं, ये भी क्या हो गया है, गलत हो गया। तो ए बी डी गलत हो गया और यहाँ पे सी ऑप्शन जो दिया गया है ये राइट हो रहा है। 12 देखिए प्रश्न, 12 प्रश्न है कि जीवाणुओं को पौधा माना गया है क्यों। जीवाणुओं को पौधा माना गया है क्यों, क्योंकि इनके में कठोर भीति होती है। इनके अंदर जो होती है क्या होती है, तो इनके अंदर कठोर भीति होती है, इसलिए जीवाणुओं को पौधा माना गया है। तो बी ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे, सही है। 13 देखेंगे प्रश्न, 13 नंबर जो प्रश्न है कि इनमें से निम्नलिखित में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। उपस्थित और अनुपस्थित ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे अनुपस्थित का जिक्र किया है कि किसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है अनुपस्थित होता है, नहीं होता है। तो जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, किसमें नहीं होता है, तो जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, कवक में, शैवाल में और ईस्ट में होता है। अब थोड़ा सा हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में समझ लेते हैं, ये होता क्या है। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का जो मुख्य काम होता है यह सेलुलर श्वसन करना होता है। सेलुलर श्वसन क्या मतलब क्या होता है कि यह जो है कोशिका से पोषक तत्व लेता है, ये कोशिका से पोषक तत्व लेता है, कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया, और इसे खूब तोड़ता है। और जब तोड़ेगा तो इससे यह जो होता है ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, ऊर्जा में बदल जाता है। और यह जो ऊर्जा होता है हमारी जो कोशिका है, सेल है, उसके विभिन्न कार्यों को करने के लिए उपयोग में आ जाती है। इसलिए यह माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बताएं हैं आप लोगों को। 14 प्रश्न है कि जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है। तो जीवाणुओं की साधारण जो आकृति होती है वह छड़ रूपी होती है। यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, जीवाणुओं की साधारण आकृति छड़ रूपी होती है। और 15 नंबर प्रश्न है कि जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो जो जीवाणु सबसे आकार में छोटे होते हैं उसे गोलाणु कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, उसे गोलाणु कहा जाता है। तो हम लोग 15 प्रश्न किए हैं, चित्र के अनुसार कैसा लगा आप लोगों को क्लास जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही धांसू प्रश्नों के साथ। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा।